नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देहरादून सचिवालय कूच किया है। इस दौरान कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो की थीम पर बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और साथ ही कांग्रेस और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि युवा अब जाग चुका है, अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतर चुका है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे में झोंका जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको बताते चलें कि युवा अब जाग चुका है और प्रदर्शन लगातार किया गया। नशा नहीं रोजगार दो के स्लोगन के साथ में यह प्रदर्शन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी पहुंचा। और साथ ही आपको बताते चलें कि युवा जो हैं वो लगातार नशे की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी भी लगातार तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को नशे से दूर रखा जाए। और साथ ही युवा अब जाग चुका है, हरीश रावत ने कहा, और कहा कि नशा नहीं रोजगार दो के नाम से यहां पर प्रदर्शन भी किया है। आपको बताते चलें कि लगातार युवा अब जाग चुका है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में युवाओं भी जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा। टिकट मिला था। मुद्दा नहीं दर्द है अखंड की उसके लिए युवा हुंकार और ललकार लगाने के लिए सर हजारों वो नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं नौकरी दो, ये पुकार लेकर जो घर घर की पुकार है उसको लेकर के युवा कांग्रेस निकली है। मुमकिन को आयुष्मान कहना चाहता हूं और बधाई देता हूं। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। आज युवा कांग्रेस का जो है सचिवालय घेराव था और बात ही वो सुस्पष्ट थी कि नशा नहीं हमें रोजगार दो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग वादा तो करते हैं लेकिन नौजवान साथियों को, बेरोजगार साथियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसलिए यूथ कांग्रेस के साथियों ने सचिवालय कूच का आह्वान किया, जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। आज सरकार की जो हालत है उसकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ना नौजवान साथियों को रोजगार मिल पा रहा है, ना महंगाई पर जो है कुछ लग पा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक बात तो मैं कहूँ, बहुत सारी बातें हैं, ये लोगों के मन में, यूथ कांग्रेस के मन में आक्रोश है, जिसको लेकर के सचिवालय नशा नहीं रोजगार दो सिर्फ एक मुद्दा। उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों को भी बेच रही है और गांव-गांव तक नशा भी बेच रही है। तो युवाओं का ये कहना है कि नशा नहीं रोजगार दो, गांव-गांव तक शराब की दुकानें खुलवा के शराब पहुंचाई जा रही है। जो है कि हमारी आने वाली नस्ल है उसको नशे की जा रहा है और सीधे सीधे युवाओं की एक ही मांग है, नशा नहीं रोजगार दो। प्रदेश में चल रहे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार द्वारा फिर से 3 साल का समय बढ़ा दिया गया है, जिस पर राज्यपाल द्वारा मुहर भी लगाई जा चुकी है और सरकार के इस फैसले पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मलिन बस्तियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और बस्तियों को नियमितीकरण को लेकर टाल मटोल कर रही है और अब 3 साल का समय और लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मलिन बस्तियों पर वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस की फितरत है। और सुनिए कैसे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है।
आपको बताते चलें कि करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राजनीति करना कांग्रेस की फितरत को बताया। तो वहीं करण माहरा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चलें कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही मलिन बस्तियों को नियमितीकरण में देरी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि हम ये करेंगे, तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देता। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए आप 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जा रही हो, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले इनके दिमाग में ये रहेगा यार 3 साल बाद फिर हम बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे सीधे नियम बनाए और उनको रेगुलराइज करे। मैं वही कह रहा हूं, 2027 में चुनाव है, 3 साल बाद तो ये वाली सरकार ही नहीं रहेगी। तो ये क्यों 3 साल का बढ़ा रहा है? और ये जानबूझ के इस बात को कर रहे हैं ताकि इनके निकाय चुनाव में इनको बेनिफिट भी हो जाए और उधर क्या कहते हैं लोगों को राहत भी ना मिल पाए। देखिए, बस्तियों को अपने वोट बैंक के रूप में यूज करना कांग्रेस का काम रहा है और कांग्रेस ने कभी भी जो मलिन बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोगों की कभी सुध नहीं ली। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में भी मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए अध्यादेश लेके आई थी। अभी भी उस अध्यादेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने केवल और केवल मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है। कांग्रेस पहले बताए कि मलिन बस्तियों के लोगों के लिए जब उनकी सरकारें नहीं उन्होंने क्या किया है। केवल और केवल आज अगर जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा निर्णय लेती है, समाज के लिए निर्णय लेती है, तो कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के सामने कांग्रेस बेनकाब हुई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने खेल मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्य को पत्र के माध्यम से नेशनल गेम्स को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में कराए जाने का आग्रह किया है। मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र की मांग को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने सरकार से गंभीरता के साथ लेने की अपील की, वहीं कांग्रेस ने भी इसे जायज बताया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आईडीपीएल ऋषिकेश एक बहुत बड़ा मैदान है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आती तो सरकार को वहां पर भी खेल करने के लिए विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर शहरी विकास मंत्री ने पत्र लिख करके कहा है कि मेरी विधानसभा के आईडीपीएल में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना चाहिए। अब इसमें तो सरकार का खेल विभाग और प्रदेश सरकार ही जवाब दे सकती है कि वो अपनी मंत्री की बात को कितना सुनती है या नहीं सुनती है, लेकिन उनका जो प्रस्ताव है वो बुरा नहीं है, क्योंकि आईडीपीएल ऋषिकेश भी महत्वपूर्ण जगह है और बहुत बड़ा परिसर है। मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल रूप से कोई दिक्कत न हो तो वहां भी खेलों के कुछ आयोजन हो सकते हैं और सरकार को इसे विचार करना चाहिए। देखिए, क्योंकि मंत्री हैं और पूरे प्रदेश की का नेतृत्व मंत्री होने के नाते वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और आईडीपीएल मैदान में खेल कराने की बात कही है, तो वो उनके अपने विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उसमें संज्ञान लेगी और उन चीजों को देखेगी। तो क्योंकि मंत्री जी अगर किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ही वो कह रहे होंगे, क्योंकि शहरी विकास मंत्री जी तो बड़ी सोच समझ करके उन्होंने वो पत्र लिखा है। जो प्रदेश हित में होगा उसी कार्य को करने के लिए मंत्री जी ने अपनी बात रखी है। बुरा क्या? आपको बताते चलें कि खेल मंत्री को पत्र लिखा गया। पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर आईडीपीएल मैदान में जो गेम्स हैं वो हो रहे हैं, इसको लेकर खेल मंत्री को पत्र लिखा गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित रणधार
और साथ ही बाड़ीधार से बक्सीर छेनागाड़ मोटर मार्ग डामरीकरण कार्य का रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी। साथ ही संबंधित निर्माण इकाई से गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस बीच रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार विकास के प्रति संकल्पित है और साथ ही उन्होंने प्रदेश के सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीणों की जन भावनाओं को ध्यान में रखकर उक्त कार्य के लिए धन आवंटित किया गया और इससे निश्चित रूप से स्थानीय निर्माण लाभान्वित होंगे। दी है बहुत लंबे समय से इस सड़क के अपग्रेडेशन की मांग क्षेत्रवासी करते आ रहे थे और इसको लेकर के लंबे समय तक आंदोलन भी यहाँ पर हुआ और उस जन आंदोलन की जन भावना को देखते हुए हमारी संवेदनशील सरकार ने 25 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए स्वीकृत किया है, जिसका कि आज यहाँ पे विधिवत कार्य प्रारंभ हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये कार्य यहाँ पर संपन्न होगा और क्षेत्रवासियों की मांग 38वें राष्ट्रीय खेल की तारीख का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स होंगे और इसको लेकर तैयारियां भी अंतिम चरण में है। उत्तराखंड का खेल विभाग समय से सारी तैयारियां पूरी करने के लिए दावा कर रहा है। इस क्रम में बीते बुधवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी रुद्रपुर स्टेडियम का निरीक्षण किया। कमिश्नर दीपक रावत ने निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम और साइकिलिंग ट्रैक का भी निरीक्षण किया है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से जरूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कमिश्नर ने बताया कि प्रशासन की ओर से नेशनल गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं और रुद्रप्रयाग में 3 नेशनल गेम्स प्रस्तावित है। चीजों को पहले से एंटिसिपेट करना होता है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसी कमेटी डीएम साहब एक बना देंगे सुपरविजन के लिए और जो रेगुलर कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको भी हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी केवल एक यहाँ पे बड़ी कमी उस सेंस में आप देखेंगे तो केवल इतना था कि जो ड्रेनेज के काम हो रहे हैं इसकी जो इवेंचुअली निकासी होनी है उस पर पूरी तरीके से होमवर्क नहीं हुआ, तो आज भी उस पर सहमति बन गई है और इवेंचुअली इस पानी को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। मेन जो आपका हॉल है उसमें कुछ काम लाइटिंग के बाकी हैं और वेंटिलेशन के बाकी हैं, इस पे भी काम चल रहा है। बाकी जो 14 दिन के आसपास यहाँ पे इवेंट चलेगा उसमें जो रोजमर्रा की देखरेख होगी या मैन पावर चाहिए होगी उसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पैनल पे है, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अभी कहा गया है कि वो डिटेलिंग इसकी कर लें, उन्हें कहाँ पे कितने लोग किस काम के लिए चाहिए ये इनको मांग ले और एक बार वो आके इसको चेक। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा और पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के हालात का जायजा लेने के लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शमून कासमी कुमाऊं दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को और बेहतर बनाने का काम कर रही है। काशीपुर पहुंचे कासमी ने मदरसों का जो निरीक्षण है वो किया, जहां उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से उन्हें दी जा रही शिक्षा को लेकर भी जानकारी जुटाई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कई मदरसों का निरीक्षण करते हुए कहा कि पहले सूबे के मदरसों में मात्र धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमारी धामी सरकार ने एनसीईआरटी लागू कर दी है और साथ ही मदरसों में पढ़ने वालों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये भरोसा करके कि हम मदरसों में पढ़ने वाले जो करीब 4% बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम मेन स्ट्रीम से जोड़ें और ऐसा प्रयास करें कि जिससे वो बच्चे भी एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण उन्हें एजुकेशन मिले कि आने वाले भविष्य में वो अपने परिवार का, देश का और प्रदेश के नाम को रोशन करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जो हमारे मकासद हैं, हमने कोशिश की
कि सारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दें। यकीनी तौर से बड़ी सुलभ और सस्ती एजुकेशन इन मदरसों में दी जाती है, उसे गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरूरत थी। तो अब तक इसमें इन मदरसों में सिर्फ धार्मिक एजुकेशन ही दी जाती थी। खबर काशीपुर से है, जहां पर नगर क्षेत्र में लोग आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। वहीं अब नगर निगम इस संबंध में कड़े कदम उठाने जा रहा। नगर आयुक्त विवेक राय ने बताया कि नगर निगम ने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है, जिससे 3 एकड़ से अधिक जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है और इस जमीन के लिए 4 करोड़ 59 लाख की भी डीपीआर बना ली गई है और निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। हमने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस जमीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है। डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिसपे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शहर के हम सम्मानित नागरिकों से, पशुपालकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है। कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। पशुपालकों द्वारा नालियों में भी गोबर बहाया जा रहा है, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक मशीन जो कि गोबर से लकड़ी बनाती है वो हमने उद्घाटित करा करके कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड सचिवालय व्यवस्था अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव, आपको बताते चले कि मसूरी से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशांशी अभियंता आनंद राम राय ने भी अवैध निर्माण को लेकर चलानी कार्रवाई कर दी। इसके साथ ही संयुक्त सचिव के न्यायालय में केस दर्ज कर दिया गया। नितिन दत्त और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कैंथुरा पिछले 3 दिन से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मांग की थी कि सचिवालय व्यवस्था अधिकारी के द्वारा नियमों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगाकर और सरकारी नाले को ढककर अवैध निर्माण किया गया, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जिसके बाद उत्तराखंड युवा बेरोजगार संघ ने धरने को समाप्त कर दिया है। विगत 1 वर्ष पहले हमने जो सचिवालय में व्यवस्था अधिकारी द्वारा आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल काम किया जा रहा है, जहां एक और शहर के अंदर अनेकों लोग हैं जिनको एक ईंट नहीं रखने दी जा रही है, जहां एक और ऐसे हजारों लोग हैं जो जिनके यहाँ 3000 चालान कट चुके हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो बिल्कुल डर का माहौल है। फॉरेस्ट, एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी, जल स्थान और नगर पालिका, ये सब के सब मिलकर जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, जो मिडिल क्लास लोग, और इवन मैं तो वो भी बोलूंगा जो यहाँ पे जो अच्छे जो पूंजीपति लोग हैं, जो अच्छा शहर का भला करना चाहते हैं, जो शहर के अंदर अच्छी रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते हैं, उन लोगों को भी। तो हम शासन प्रशासन के साथ अपना धरना प्रदर्शन और जो हमारे और लोकतांत्रिक जो हक है उनकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आज जैसे हमने 3 दिन का अपना धरना पूरा किया तो शासन ने अभी दबाव में आके और एक्शन साहब ने दबाव में आके कम से कम ये तो एग्नाइज किया कि गलत हुआ, चालान काटा है। अतिरिक्त दल इसमें पाए गए थे जो समन के अतिरिक्त थे, पे कार्रवाई करते हुए और बाद योजित कर लिया गया। सुनवाई के उपरांत प्रॉपर कार्रवाई। पर इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि काफी समय से ये लोग मांग कर रहे थे, आखिरकार इन्हें धरने पे बैठना पड़ा, तब जाके एमडीडीए का विवाद जागा। ये कार्रवाई तो सभी हुई है, इसमें कर दी गई। ये भी आरोप है कि जितने डोमेस्टिक नक्शे आप लोग पास कर रहे हैं वो सब कमर्शियलाइज हो गए हैं, कई मॉल बन रहे हैं, तो क्या उसकी प्रॉपर अनुमति ली जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है? इस पर जो अलग स्तर से जांच भी कर ली जाएगी, पूरी जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ के वरिष्ठ शिक्षक ललित सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों ने
बड़े धूमधाम से जुलूस निकालकर घर के लिए शानदार विदाई दी। विदाई समारोह के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावक और स्थानीय ग्रामीणों के आंखों से आंसू उमड़ पड़े। जहां पर इतना ही नहीं, स्कूल में युवा और बुजुर्ग छात्र छात्राएं आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी और भौतिक विज्ञान प्रवक्ता सुखविंदर सिंह ने भी कहा कि वरिष्ठ शिक्षक ललित सिंह रावत ने इंटर कॉलेज मछोड़ में एलटी विज्ञान के पद पर 33 सालों से सेवा दी है और विद्यालय में शिक्षा का स्तर को बेहतर बनाने में उनकी ओर से किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की गई है। 26 अगस्त 1991 को हमारे विद्यालय में ज्वाइन किया और इनका कार्यकाल ऐसा रहा है कि मैं एक छोटा सा शायर हूं, मैं शायराना अंदाजों बोल रहा हूँ कि हमने इनसे सीखा कैसे मुश्किलों में रहना कूल है। हमने इनसे सीखा कैसे मुश्किलों में रहना कूल है। ललित रावत सर शिक्षक ही नहीं, मेरी नजर में ये एक स्कूल है। जिन्होंने स्कूल की तरह काम किया और हमारे स्कूल में जितनी बिल्डिंग्स बनी और जितना काम होना था इन्होंने कराए। जाके मतलब इन्होंने अपने पीरियड पढ़ाने के बाद इधर उधर जाना, इनके विधायकों से कांटेक्ट करने, बिल्डिंगें बनवानी। आज हमारे स्कूल का जितना भी बिल्डिंग खड़ी है इनकी वजह। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज से खबर सामने आई, जहां पर गुलदार का आतंक लगातार जारी है। बीती देर खेत से वापस घर लौट रहे युवक का जो है खुखार गुलदार ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला पतरामपुर वन क्षेत्र के आमका गांव का है, जहां पर खेत से काम करके लौट रहे थे, जिस दौरान यह हमला हुआ। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहे चौड़ीकरण कार्य किए जाने के अंतर्गत अब काठ गोदाम के नरीमन तिराहे से गौला पुल तक 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसी जद में लगभग अतिक्रमण कर बनाए गए 50 भवन आ गए हैं। जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को खुद ही अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए, नहीं तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि चिन्हीकरण की कार्रवाई को पूरा करते हुए अतिक्रमण के जद में आ रहे लोगों को अपने अतिक्रमण तोड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए गए और 15 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं टूटा तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाएगा। नारीमन तिराहे से घोड़ा पुल तक का रोड है, वो एनएचए के पास है और इसकी कुल चौड़ाई 24 मीटर है आरओडब्ल्यू के साथ। तो इस रोड को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है और लगभग 50 मकान के आसपास इसमें चिन्हित किए गए हैं और जो भी अतिक्रमणकारी हैं इनको 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। यदि ये खाली नहीं करते हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटवाया जाएगा। चौबीस मीटर की जो सड़क है वो बनाई जाएगी। सड़क चौड़ीकरण कराने का अब फैसला भी लिया गया है। पूरा मामला हल्द्वानी से है, जहां पर 24 मीटर की जो सड़क है वो और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर प्रशासन ने एक और नई पहल कर दी है, जहां पर सड़क की चौड़ीकरण को ध्यान दिया जाएगा और साथ ही सड़क चौड़ीकरण करने का अब फैसला जो है वो लिया गया है। आने वाले कुछ सालों में ऋषिकेश पर्यटन और तीर्थ नगरी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ऋषिकेश के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ में से 66 करोड़ की पहली किस्त जारी करती है, जिसमें यहां पर योजनाओं को पर्यटकों के अनुकूल बनाकर निर्माण होंगे, जिसमें ऋषिकेश में पर्यटन और तीर्थ सर्किट विकसित भी होंगे। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया और इससे ऋषिकेश में विश्व भर के पर्यटकों को सुविधाएं भी मिलेंगी। का हमारा चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे तपोवन हो या स्वर्गाश्रम, उसके लिए बहुत बड़ा काम अब हो रहा है। ये है अब उसके बाद जिस 100 करोड़ की आपने बात की है उसको भी केंद्र सरकार से हमें मिल रहा है
और इसमें जो अवस्थापनाएं के काम होंगे, यानी कि काम की तो अब ऐसा लगेगा काम ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है। तो 100 करोड़ रुपए उधर मिल रहा है, 1800 करोड़ और मिल रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत अपने इससे। उत्तराखंड में पहाड़ों और मैदानों में बढ़ रहा अतिक्रमण सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, तो वहीं सरकार को इसके लिए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का भी कहना है कि पिछले कुछ समय पहले पहाड़ों में अतिक्रमण बहुत हद तक बढ़ गया था। रोजगार के लिए लोगों ने नेशनल हाईवे पर कब्जा कर अपनी दुकानें शुरू कर दी, जिसका संज्ञान कोर्ट द्वारा लिया गया, जिसके बाद अतिक्रमण को हटाया गया, मगर हमने भी इसमें थोड़ा ढील देकर रोजगार प्रभावित नहीं किया। उन्होंने पिछले सत्र में विधानमंडल दल की बैठक में ये विषय रखा और कहा कि उनके लिए कोई विकल्प ढूंढना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, इसको हमको मिलाकर नहीं देखना चाहिए। पहाड़ों के जिस तरह के अतिक्रमण थे वो सड़क के किनारे थे, मोस्टली वो एनएच पे आ रहे थे, और वो भी कोर्ट के आदेशों से हुआ। कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने किया, बल्कि जब ज्यादा होने लगा तो हमने उसको उल्टा रोका है। लेकिन उस पर भी मैंने एक बात कही थी विधानमंडल दल की बैठक में कि मैंने कहा भाई इसका पूरा एक ब्यौरा हमारे पास आना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हमको करनी चाहिए, उनको विकल्प हमको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अभी उत्तराखंड में अगर उनके रोजगार को संरक्षित नहीं कर सकते फिर हम क्या करेंगे? काहे के लिए हम सरकार है, काहे के लिए हम राज्य में है? तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वहां से उजड़ना पड़ा है, जाना पड़ा है, और आवश्यक भी रहा होगा तभी ये काम हुआ है, लेकिन उनके रोजगार के संरक्षण के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। क्योंकि एक केस मेरे सामने आता है, मैं बीच में उत्तरकाशी बेल्ट पे गया था, एक स्थान पर एक नोटियाल करके एक ढाबा चलाता है छोटा मोटा। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार। Through constant